हेलो दोस्तों, नवीन आशुलिपि का हिंदी डिक्टेशन अभ्यास 89 रेडी स्टार्ट नाउ। 1947 में संपूर्ण भारत में जबरदस्त विद्रोह की आग भड़क उठी थी। साधारण से साधारण व्यक्ति भी देश के विभाजन को कलंक मानता था। परिणाम यह हुआ कि खून की नदियाँ बही, कत्लो-गारत की घटनाएं आम हो गई। आज़ाद भारत का संपूर्ण दल-बल विद्रोह की इस आग को बुझाने में लग गया। ज़्यादातर लोग बदला लेने पर तुले हुए थे। नेताओं का आग्रह था कि सब जातियों में सद्भाव बना रहना चाहिए। इसलिए सरकार ने बहुसंख्यक लोगों को बलपूर्वक दबाया। कुछ प्रांतों में जहां जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया है, बहुत से जमींदार जो कई पीढ़ियों से अपना जीवन यापन शानदार ढंग से करते आ रहे थे और ग्रामों के नंबरदार तथा जेलदार इत्यादि भी थे, और जिसके कारण सब लोग उनका आदर करते थे तथा लोहा मानते थे। अब बदलते हुए हालात को देखकर और अपने को महान संकट में समझकर ग्रामों को छोड़ नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। समाज में बुद्धिशीलता, राज्य में न्यायप्रियता और राज्याधिकारियों में युक्तियुक्त व्यवहार रखने का स्वभाव एक साधारण व्यक्ति के कहने से बिगड़ता नहीं। यह काम विद्वानों और राजनीतिज्ञों का है कि समाज, राज्य और राज्य कर्मचारी ठीक युक्तियुक्त व्यवहार रख सके। भारत के परराष्ट्र नीति का मुख्य स्वरूप यह रहा है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय गुट में, चाहे वह कम्युनिस्ट हो या कम्युनिस्ट विरोधी, चाहे वह पश्चिमी गुट हो अथवा वे पूर्वी, सम्मिलित नहीं होंगे। दोनों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को मानवीय हित को दृष्टि में रखते हुए सच्चाई और ईमानदारी से जो ठीक समझेंगे वही कहेंगे।
किसी के दबाव तथा डर से कोई निर्णय नहीं लेंगे। इस नीति को तटस्थता तथा गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। हर योजना पिछली के मुकाबले में बढ़ती चली जाती है, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए अपने देश के साधनों को छोड़ दूसरे देशों की सहायता और सहयोग भी अपेक्षित है। निश्चय ही इन सब की प्राप्ति में नेहरू जी का महान व्यक्तित्व सहायक होता था, परंतु बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार चलती है। इसलिए आने वाले प्रत्येक नेता को इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की ओर अत्यंत सजग रहना होगा। स्टॉप।